નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના સ્વ-અધ્યયન પોથીના પાઠ નંબર 5 સવાલ બાલમન કે જવાબ ડૉક્ટર કલામ કે નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। દોસ્તો, આપણી આ ચેનલ ઉપર હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠની સ્વ-અધ્યયન પોથીના સોલ્યુશન્સ મૂકવામાં આવેલા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। तो आ वीडियो तमे तमारा दोस्तों, मित्रों, भाईबंधों वगैरह सुधी जरूरथी शेर करजो। प्रश्न नंबर 1 अ, प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। पहलो सवाल, डॉक्टर कलाम की बचपन की किस घटना का वर्णन लिखिए। जो ये उत्तर, कलाम जब 5वीं कक्षा में थे, उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वर के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा, इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। त्यार पछी जो बीजो सवाल, डॉक्टर कलाम ने साहस की क्या परिभाषा बताई। उत्तर, डॉक्टर कलाम की दृष्टि में अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से बचाना ही साहस है। त्यार पछी आपणे जोईए त्रीजું, भारत विकसित राष्ट्र है या विकासशील, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारत विकासशील देश है और इसके अलावा भारत की बढ़ती जनसंख्या के कारण और बेरोजगारी होने के कारण भारत विकासशील देश है। भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर ही आधारित रही है। देश की अर्थव्यवस्था को कृषि से हटकर उद्योग आधारित होने की ज़रूरत है, क्योंकि कृषि सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर रहती है, जो खुद बहुत अनिश्चित है। इस कारणों की वजह से भारत विकासशील देश है। त्यार पछी आपणे जोईए चौथो सवाल, हमारी राष्ट्रीय शक्ति कौन सी है, कैसे। उत्तर, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये युवा धन हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। त्यार पछी आपणे जोईए पांचमो सवाल, भारत देश की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है, क्यों। उत्तर, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। प्रश्न नंबर 1ब, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो सवाल, डॉक्टर कलाम को विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा किससे और कैसे मिली। उत्तर, कलाम जब 5वीं कक्षा में थे, तब उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वर के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा, इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। इस प्रकार उन्हें शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर से इस घटना से विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। त्यार पछी आपणे जोईए बीजो सवाल, डॉक्टर कलाम ने मातृभाषा का क्या महत्व समझाया। उत्तर, डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। त्यार पछी आपणे जोईए त्रीजो सवाल, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। उत्तर, आज हमारे देश में डॉक्टरों और इंजीनियरों की कमी नहीं है, कमी है अच्छे वैज्ञानिकों की। इसलिए एक महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्यक्रम की विज्ञान की पुस्तकें बड़ी ध्यान से पढ़ता हूँ। विज्ञान की अन्य पुस्तकें भी स्कूल पुस्तकालय से लाकर पढ़ता हूँ। मैं वैज्ञानिकों के जीवन पर लिखी पुस्तकें भी पढ़ता हूँ। घर पर मैं छोटे छोटे प्रयोग भी करता हूँ। त्यार पछी जो चौथो सवाल, सेना में महिलाओं की बराबरी और शिक्षित नेता पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, सशस्त्र सेनाओं में नियुक्त किए गए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिला उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। इस प्रकार सेना में महिला की बराबरी होनी चाहिए। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना चाहिए। साथ ही गरीबी रेखा नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। त्यार पछी जोईए आपणे पांचमो सवाल,
पढ़ने के बजाय देखा हुआ ज़्यादा याद रहता है, क्यों? જોઈએ उत्तर। देखे हुए दृश्य का चित्र ज्यों का त्यों मस्तिष्क में अंकित हो जाता है, लेकिन पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है। कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो हमारे यथार्थ में होता है। अंततः पढ़े हुए से ज़्यादा देखा हुआ बहुत ही अच्छे से याद होता है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, નિમ્નલિખિત શબ્દો કા અર્થ દેकर વાક્ય પ્રયોગ कीजिए। પેલું છે અડચણ, તો અડચણનો અર્થ થશે અટકાવ। વાક્ય, सक्सेना जी हमारे काम में अटकाव डालते हैं। ત્યાર પછી બીજું आपदा, तो એનો અર્થ થશે મુસીબત। જોઈએ વાક્ય, अपनी जीत की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या मुसीबत से बचाना ही साहस है। ત્યાર પછી ત્રીજું છે પ્રવાસી એટલે કે મુસાફિર, તો વાક્ય, ऐतिहासिक काल के मनुष्य चीर मुसाफिर हुआ करते थे। चौथું છે પ્રયાસ એટલે કે પ્રયત્ન અથવા તો કોશિશ, તો વાક્ય, હંમેશા अपने काम में प्रयत्न करते रहना चाहिए। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પાંચમું उत्थान એટલે કે વિકાસશીલ। જોઈએ વાક્ય, ભારત એક વિકાસશીલ देश है। છઠ્ઠું છે ऋण, ऋण એટલે કે कर्ज। वाक्य, राम ने इतना कर्ज किया है कि वो चुका नहीं पा रहा। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, નિમ્નલિખિત શબ્દ સમૂહો के लिए उचित शब्द लिखिए। तो અહીંયા આપણને કાઉન્સમાં કેટલાક શબ્દો પણ આપેલા છે, તેને આપણે જવાબ તરીકે લખવાના છે। તો પહેલો સવાલ, माँ की भाषा से संबंधित, तो जवाब આવશે मातृभाषा। બીજું, રાષ્ટ્ર से संबंधित, तो राष्ट्रीय। અને ત્રીજું, भारत से संबंधित, तो भारतीय। ત્યાર પછી ચોથું છે राजनीति करने वाला, तो राजनीतिज्ञ। शिल्प आधारित काम करने वाला, तो दस्तकार। दूर तक देखने वाला, तो दूरदर्शी। जिसकी आर पार देखा जा सके, तो पारदर्शक। અને समर या युद्ध से संबंधित, तो सामरिक। ત્યાર પછી પ્રશ્न नंबर 3 हमारे राष्ट्र के विकास के लिए इनका योगदान लिखिए। तो पहलो आपेલું છે किसान। जो, वे भारत देश के रीढ़ की हड्डी के समान है। खाद्य फसलों और तिलहन का उत्पादन करते हैं। वे वाणिज्यिक फसलों के उत्पादक है। वे हमारे उद्योगों के लिए कुछ कच्चे माल का उत्पादन करते, इसलिए वे हमारे राष्ट्र के जीवन रखता है। ત્યાર પછી બીજું છે मजदूर, तो एक मजदूर देश के निर्माण में बहुमूल्य भूमिका निभाता है और उसका देश के विकास में अहम योगदान होता है। किसी भी समाज, देश, संस्था और उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की अहम भूमिका होती है। मजदूरों के बिना किसी भी औद्योगिक ढांचे को खड़े होने की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए श्रमिकों का समाज में अपना ही एक स्थान है। ત્યાર પછી છે सैनिक। सीमा पर लड़ते वक्त उन्होंने अपने परिवारों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और हंसते हंसते अपने प्राणों को देश के ऊपर न्योछावर कर दिया। शहीदों के परिवार में इसके बाद भी देश प्रेम का जज्बा कम नहीं होता। शहीद के बाद चाहे सैनिक का पुत्र हो या भाई, हर किसी के दिल में बस एक ही इच्छा है, सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ शिक्षक। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना आज की आवश्यकता बन गई है। हमारे शिक्षक वर्ग समाज नेताओं व राजनेताओं को इनमें पूर्ण योगदान देना चाहिए और संकीर्णता की भावना को त्याग देना चाहिए, तभी देश की अखंडता व एकता बनी रहेगी और खतरा दूर किया जा सकता है, क्योंकि आज संपूर्ण विश्व राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित है। ત્યાર પછી પાંચમું છે महिलाएं। वर्तमान में महिलाएं समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र उत्थान के अनेक कार्यों में लगी है। महिलाओं ने अपनी कर्तव्य परायणता से एक सिद्ध किया है कि वे किसी भी स्तर पर पुरुषों से कम नहीं है, बल्कि उन्होंने तो राष्ट्र निर्माण में अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शित किया है। ત્યાર પછી પ્રશ્न नंबर 3 मेरी यादगार घटना, इस विषय पर 10-12 वाक्य में आपके जीवन की विशेष घटना लिखिए। तो જોઈએ उत्तर, हमारे जीवन में कुछ ऐसे दिन आते हैं जो कई दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे कुछ दिन याद रखने योग्य होते हैं। इन्हें भूल पाना कठिन होता है, क्योंकि ये दिन हमारे मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ जाते हैं। ये यादगार दिन अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। अंतर इतना है कि अच्छे दिनों को हम बार बार याद करते हैं तथा बुरे दिनों को हम भुलाना चाहते हैं। मुझे याद आता है वह दिन जब मुझे बड़े भाई ने सूचना दी थी, तुम्हारा चयन कबड्डी की राज्य स्तरीय टीम में हो गया है। मैं तो खुशी से झूम उठा। भाई ने शाबाशी दी, माता पिता ने आशीर्वाद दिया। इन सभी ने मेरे सफल खेल जीवन की कामना की। मेरे मित्रों ने टेलीफोन पर मुझे बधाई दी। इस घटना का दूसरा पड़ाव था सभी चयनित खिलाड़ियों का राजधानी भोपाल में सम्मिलन। मध्य प्रदेश राज्य के जूनियर टीम के खिलाड़ी भोपाल में मिले। हमें एक अतिथि गृह में ठहराया गया।
वहाँ हमारे साथ कबड्डी टीम के प्रशिक्षक एवं मैनेजर भी थे। प्रशिक्षक के नेतृत्व में हमने 1 सप्ताह तक कड़ा अभ्यास किया। हमें प्रतिदिन प्रातः 4 बजे उठकर 4:30 बजे योगाभ्यास करना होता था। कुछ देर बाद व्यायाम कराया जाता था, फिर हमारा नाश्ता होता था। नाश्ते के बाद खिलाड़ियों को कबड्डी खेल के गुण सिखाए जाते थे। हमने जमकर अभ्यास किया। अभ्यास सत्र खत्म होने के बाद हम लोग जूनियर कबड्डी खिलाड़ियों की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे। यहाँ हम एक होटल में ठहरे। इस होटल में देश के विभिन्न प्रांतों की कुछ अन्य टीमें भी ठहरी हुई थी। लीग मैच में हमारी पहली प्रतिद्वंदी टीम झारखंड की थी, जिसे हमने शानदार अंतर से पराजित किया। हमारा दूसरा मुकाबला उत्तर प्रदेश की टीम से था। उत्तर प्रदेश की कबड्डी टीम के साथ हमारा कांटे का मुकाबला हुआ और मैच बराबरी पर छूटा। तीसरा मुकाबला गोवा की टीम से हुआ, जिसे हराने में हम कोई परेशानी नहीं हुई। आखिरकार हमारी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। सेमीफाइनल में हमारी भिड़ंत शक्तिशाली हरियाणा की टीम से हुई। हमारी टीम ने यह मोर्चा भी जीत लिया, परंतु फाइनल में हमारी टीम मणिपुर की कबड्डी टीम से मामूली अंतर से हार गई। फाइनल में हार के बावजूद वापस भोपाल पहुंचने पर हमारा जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी टीम के सभी खिलाड़ियों को नाश्ते पर बुलाया। हमने उनसे बातें की। उन्होंने जोशीले अंदाज में हमारा उत्साह बढ़ाया। परंतु मेरे लिए सबसे सुखद क्षण वह था जब मुझे राज्य के सर्वश्रेष्ठ कबड्डी खिलाड़ी का सम्मान दिया गया। मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे प्रशस्ति पत्र, मेडल और 10,000 रुपये नकद पुरस्कार प्रदान किए। सम्मान प्राप्त कर मैं फूला न समा रहा था। यह दिन मेरे जीवन का सबसे यादगार दिन बन गया। लौटकर घर आने पर पिताजी ने मुझे गले से लगा लिया। मेरा पूरा परिवार, सगे संबंधी, मित्र सभी मेरे व्यक्तिगत प्रदर्शन पर बहुत खुश थे। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने मेरे प्रदर्शन पर मुझे शाबाशी दी। अध्यापकों की ओर से भी काफ़ी सराहना मिली। मेरे घर वालों ने इस खुशी में एक चाय पार्टी दी। मैं इस यादगार दिन की महत्ता समझता हूँ। मुझे पूरे देश की सीनियर टीम में स्थान पाने के लिए अभी लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 4, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर योग्य शीर्षक दीजिए। तो અહીં આપણને કેટલાક મુદ્દાઓ આપવામાં આવેલા છે, તો આ મુદ્દાઓને આધારે આપણે એક કહાની લખવાની છે। જો જોઈએ આપણે આ કહાની। दीपू सुबह सुबह सैर करने जा रहा था। वह रेल लाइन के किनारे किनारे से जा रहा था। लड़के ने देखा कि एक जगह से रेल लाइन उखड़ी हुई है। दीपू को पता था रेल लाइन उखड़ी होने के कारण रेल की दुर्घटना की आशंका हो सकती है। दीपू ने उसे हटाने का प्रयास किया, लेकिन वह छोटा होने के कारण अकेले ही यह सब नहीं कर सकता था। दीपू को सामने से रेल आते हुए दिखाई दे रही थी। दीपू ने उसी समय दिमाग लगाया। उसने लाल रंग की कमीज पहनी हुई थी। उसने निर्णय लिया। दीपू दिमाग लगाकर अपनी लाल कमीज उतारकर लहराने लगा। यह देखकर गाड़ी रुक गई। गाड़ी के रुकने के बाद दीपू ने सारी बात गार्ड को बताई और जानकारी दी। इस प्रकार सभी यात्रियों की जान बच गई। गार्ड ने दीपू की तारीफ की। गार्ड ने सारी बात सरकार तक पहुंचाई और दीपू को इस बहादुरी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। सीख, हमें जीवन में मुसीबत के समय दिमाग से काम लेना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। सबकी मदद के लिए हमेशा आगे आना चाहिए। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5, નિમ્નલિખિત વાક્યોं में से सर्वनाम पहचान कर प्रकार लिखिए। पहलू છે मैं इस देश की शान बढ़ाऊंगा, तो सर्वनाम છે मैं। बीजू, स्वस्थ बच्चे हमारे देश की संपत्ति है, तो અહીં सर्वनाम છે हमारे। ત્યાર પછી ત્રીજું, तुम कब आओगे, तो અહીં सर्वनाम છે तुम। चौथું, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो અહીંયા वैसा એ सर्वनाम છે। પાંચમું, वह स्वयं इस संगीत की स्रोत थी, तो जवाब आवशे वह। ત્યાર પછી પ્રશ્न नंबर 5, सर्वनाम का योग्य उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलू, यह खाली जगह किताब है, तो जवाब आवशे मेरी। बीजू, सानिया ने खाली जगह बुलाया है, तो जवाब आवशे तुम है। त्रीजू, यह तुम्हारा भाई है, मैं वह नहीं जानता। ત્યાર પછી चौथું, लगता है मेरी यह बात अच्छी नहीं लगती। પછી પાંચમું, यह खाली जगह किया, तो यह किसने किया। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 5 क, नीचे दिए गए सार्वनामिक शब्दों का उपयोग कर वाक्य बनाइए। पहलू છે कौन, तो जवाब आवशे वह कौन खड़ा है। बीजू છે जो, तो जवाब आवशे जो तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। ત્રીજું છે वे बड़े ही अच्छे लोग हैं।
चौथું છે इन्हें, तो जवाब आवशे इन्हें अच्छे से समझाना होगा। પાંચમું છે स्वयं, तो जवाब आवशे मैं स्वयं पढ़ाई कर लूँगा। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6, निम्नलिखित परिच्छेद में उपर्युक्त स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। तो आ फकरो जे छे ने विराम चिन्ह આપણે લગાવીએ તો આ પ્રમાણેનો કંઈક ફકરો આપણે લખવો પડશે। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે આપણે જવાબ લખેલો છે, તમે તમારી નોટબુકમાં લખી શકો છો। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 7, अगर आपको देश के प्रधानमंत्री के साक्षात्कार के लिए भेजा जाए तो आप उनसे कौन कौन से सवाल पूछेंगे? सोचिए और सवाल यहाँ लिखिए। पहलो सवाल, देश में सब संसाधन सुलभ होने पर भी अभी तक हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में क्यों नहीं आए हैं? ત્યાર પછી બીજો सवाल, हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती क्यों जा रही है? तीजो सवाल, कहीं कहीं बहुमंजिला मकान बन जाने पर अवैध बताया जाता है, जब उसका निर्माण हो रहा था तब क्या वह अवैध नहीं था? चौथो सवाल, विदेशी बैंकों में जमा काला धन भारत लाने में सरकार असक्षम क्यों है? ત્યાર પછી પાંચમું, कोई घटना बताइए जिससे आपको प्रेरणा मिली हो। छठू, दिन में 18 घंटे काम करके आप थक नहीं जाते? सातवां, आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता किसे मानते हैं और उसका कारण? आठवां सवाल, यदि आप राजनीति में नहीं होते तो क्या करते? ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 8, નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ का માતૃભાષા में अनुवाद कीजिए। તો અહીં આપણને એક ફકરો આપવામાં આવેલો છે, તેને આપણે ગુજરાતીમાં એટલે કે માતૃભાષાની અંદર ફેરવવાનો છે। તો એ કંઈક આ પ્રમાણે થશે, પરીક્ષાની પરંપરા પ્રાચીન સમયથી ચાલી આવે છે। જેમ જેમ ટેસ્ટ નજીક આવે છે તેમ તેમ હૃદયના ધબકારા ઝડપી થાય છે। તે દરેક બાબતમાં વ્યસ્ત છે। પરીક્ષાઓ આપણને દુશ્મન જેવી લાગે છે। સ્ટ્રેસને કારણે વિદ્યાર્થીઓને રાત્રે ઊંઘ આવતી નથી। હૃદય ખૂબ જ બેચેન રહે છે। ચિંતાઓ યથાવત છે। ઊંઘમાં દરેક સમયે નકલ અને પુસ્તકોના સપનાઓ આવતા રહે છે। અહીં હંમેશા એક ડર રહે છે કે કોઈ વિષયમાં કોઈ કમી ન રહે। વિદ્યાર્થી માનસિક તણાવમાં રહે। જેમની પાસે સંપૂર્ણ તૈયારી છે તેઓ તણાવ મુક્ત રહે છે। બાળકોને લાગે છે કે હું ઈચ્છું છું આ પરીક્ષાઓ વિના જીવન ખૂબ સરળ અને સુખી હોત। તો દોસ્તો, આ પાઠનો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવા બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। ફરી મળીશું આપણે એક નવા પાઠના સ્વાધ્યાયન પોથીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। દોસ્તો, આપણી આ ચેનલ ઉપર હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠની સ્વઅધ્યયન પોથીના જે સોલ્યુશન્સ છે તે મુકાઈ ચૂક્યા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપવામાં આવેલી છે। તો આ વિડીયો તમે તમારા દોસ્તો, મિત્રો, ભાઈબંધો વગેરે સુધી જરૂરથી શેર કરજો।